check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Free with the boy on that mobile. Hi guys, it's Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Free. So guys, thank you so much पिछले एपिसोड सुनने के लिए और हमेशा की तरह अटेंडेंस लगाने के लिए एंड आई होप मेरे आगे आने वाले एपिसोड भी आपको अच्छे लगे एंड आज से शुरुआत हो गई है सीज़न का नाम है ज़िंदगी और ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे और आज जो फर्स्ट गेस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग लाइफ में इतना कर रहे हैं. बिलीव मी, जब मैंने उनको पहली बार देखा था ना तो मैंने उनको टीवी पे देखा था. आई वॉज सो शॉक्ड कि आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही देखा है जो इतना एक्टिव है. कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर एंड अमिताभ बच्चन इज सच पर्सनालिटी जो उसके बाद शायद कोई इतना साहस ना करे उनके जितना इतनी एज में आके भी इतना काम करना और इंस्पायर करना लोगों को. बट जब मैंने इनको देखा ना, बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, आई वॉज शॉक्ड कि आप देखिए एज इज जस्ट अ नंबर बट स्टिल मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभार जिस एज में आप आते हैं उस एज में आते आते इंसान थोड़ा सा ढल जाता है. बट जिंदा दिली जो होती है ना वो आपको हमेशा अलाइव रखती है. तो मेरे को इंट्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करना, बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा. मेरे साथ हैं दिनेश मोहन सर एंड इनके बारे में आपने बहुत देखा होगा, पढ़ा होगा, बट आज इनसे ही हम पूछते हैं कि इनकी लाइफ के कुछ उतार चढ़ाव और इनकी लाइफ के कुछ ऐसे पहलू जो शायद दुनिया शायद आज यहाँ से जान जाए. तो प्लीज वेलकम दिनेश मोहन सर. हाय सर, क्या हाल चाल? हाय, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. आप बताइए सर, कैसे हाल चाल हैं आपके? बस ठीक है, बिल्कुल चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है. ऊपर वाले की दया है, सबका प्यार है मेरे साथ, बहुत अच्छा लगता है. जी. तो सर आप मुझे अलाउ कीजिए, मैं आपसे कुछ यहाँ पे 5 क्वेश्चन है मेरे जो ज़्यादा लंबे नहीं हैं बट स्टिल आपसे अलाउ कीजिए सर प्लीज. 100% आप पूछिए जो पूछना है आप. चलिए सर पहला मेरा क्वेश्चन है, आप दिनेश मोहन को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन दिनेश मोहन? नंबर 1, आई एम टोटली फियरलेस. मतलब इस स्टेज पे आके मुझे और कुछ खोने का डर बाकी नहीं रहा, तो मैं बिल्कुल निडर हूँ. और नंबर 2 जो है, मैं बहुत अनप्रिडिक्टेबल हूँ. अनप्रिडिक्टेबल से मतलब कि कई बार मैं कुछ ऐसे काम कर जाता हूँ अनप्लान्ड तरीके में, रैंडमली, जो मुझे बाद में लगता है कि यार मैं ये कर गया. मतलब मैं खुद को सरप्राइज या शॉक कर देता हूँ. और इसके अलावा आई एम एक्सट्रीमली फनी. जो मेरे रिटॉर्ट्स हैं, मैं आसानी से किसी को छेड़ता नहीं हूँ, मगर जब कोई मुझे थोड़ा चाबी चढ़ाता है तो फिर मेरे जो जवाब हैं वो बहुत फनी और बहुत टू द पॉइंट हो सकते हैं. तो आई गेस दिस इज हाउ आई डिफाइन माय सेल्फ. बिकॉज़ मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपसे एक ट्रोलर कोई पूछ रहा था कि इतनी एज में आके समथिंग लाइक दैट, अरे हाँ इट वाज लाइक दैट, अरे कपड़े क्यों नहीं पहनते, मतलब इस एज में आके कपड़े पहनो. I was so shocked. I was like यार, मतलब ठीक है, उनको पता है उनकी बॉडी कैसी है, उनको पता है कि उनको कितने कपड़े पहनने हैं. फिर आप क्या चाहते हो कि वो एक बोरी बन जाए, बोरियां डाल ले अपने ऊपर? हाँ, मतलब वही ना, लोग समझते नहीं, बट इट्स ओके. मुझे और ये चीजें मैं प्लान नहीं करता, एकदम रैंडमली. मैं ऑलमोस्ट सोने के लिए रेडी था मैं जब ये मैंने कमेंट देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे जवाब हो सकता है कि मैं 65 कपड़े क्यों डालूंगा एज के हिसाब से क्या मतलब. सही बात है ना. डू यू ड्रेस एज हु ड्रेसेस एज पर देयर एज, वी ड्रेस एज पर आवर कन्वीनियंस, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारा स्टाइल स्टेटमेंट है, हम सब उसी हिसाब से कपड़े डालते हैं. बिल्कुल. तो बस यही था एंड आई थिंक आपने बहुत ही सही और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया कि दिनेश मोहन क्या है. एंड तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. सर आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ जैसे यू फेल्ट नाउ इट्स टाइम टू अब कि मैं एक सुपर मॉडल बन जाऊँ, लाइक वर्ड खोजो एक ऐसे अवतार में जो शायद कोई एक्सपेक्ट भी ना करे. लाइक
कैसे एंड इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं जोड़ता हूँ, हाउ पर्सन कैन स्टार्ट हिज और ओन जर्नी इन एट एवरी लाइक वो चाहे अपने एज या किसी भी पड़ाव पर हो, तो वो अपनी लाइफ में अगला चैप्टर, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, किसी भी टैलेंट को कैसे शुरुआत कर सकता है। तो सर आप प्लीज इस पे कुछ बताएं। जी, आपके सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले जवाब देना चाहूंगा। जी, ये हमारी विल पावर पे डिपेंड करता है, हमारे हालात पे डिपेंड करता है, और हमारे दिल में जो है वो कितनी लगन है कि मुझे अपने इस नए चैप्टर में जीवन के कुछ नया करना है, हटके करना है। देखिए, जब आप जॉब करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उनको निभाने के चक्कर में जब आप रिटायर होते हो तो आप पाते हो कि अब आपके पास कुछ भी नहीं है, बच्चे जो हैं वो बड़े होके चले गए और अब आपके पास काम नहीं रहा, तो किस तरह से फिर आगे बढ़ा जाए। एक उदासीनता, डिप्रेशन जो है वो हर किसी को घेरने लग जाता है। तो ये अब आपकी विल पावर पे है कि आप ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं की है। सो रिटायरमेंट से पहले ही आप एक तैयारी अपने दिमाग में रखिए कि मैंने अब अपने इस नए चैप्टर में क्या करना है। तो एक अच्छी प्लानिंग से चलेंगे, एक अच्छी विल पावर लेके चलेंगे, तो फिर आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और अब आया आपका पहला सवाल कि आपने ये कैसे सोचा कि आप अचानक से एक सुपर मॉडल बन जाएंगे। तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, दिस वॉज वेरी रैंडम। मैं लाइफ की ऐसी स्टेज पे था जब मैं अपने हालात से लड़ाई करके उनसे बाहर निकलना चाहता था, और मुझे ये था कि चाहे मैं कुछ भी ना करूं, कम से कम मेरी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाए और मैं चलने फिरने, घूमने फिरने लग जाऊं पहले की तरह। तो सिर्फ यही सोच के मैंने विल पावर से जो भी अपनी बीमारियों पे काबू किया वो किया। ये सारा कुछ बाद में जो है रैंडमली और अनप्लैन्ड होता गया। मैं एकेडमिक बेस्ड पर्सन था जिसे सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब्स मिलती थी, मगर बाद में जब मैंने वेट लॉस किया, बीमारियों पे काबू किया, तो मैं एक लुक्स बेस्ड पर्सन बन गया। आई डोंट नो कैसे, जिससे उसकी लुक्स के बेसिस पे जॉब्स जो है वो ऑफर होने लग गई। तो ये बिल्कुल रैंडम और अनप्लैन्ड था। वाओ वाओ वाओ, जस्ट वाओ। मतलब आप लाइक एक आप पता है, आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं जो अपनी हेल्थ से इतना ज़्यादा इशू फेस करते हैं अपने आप को। आई थिंक एक एज पे आके ना इंसान सोचते हैं क्या करना है, दवाइयाँ खा लेते हैं, चला लेते हैं, मतलब अपनी हेल्थ पे वो कभी फोकस नहीं करते। सर इस पे मैं एक और चीज़ मैं डालना चाहूँगा कि ऐसी एज में आके, सॉरी एज में बोल रहा हूँ बट इट इज़ अ रियलिटी, हम इस एज पे आके हम बोल रहे हैं कि हम काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, हम मेंटल हेल्थ को हम इग्नोर करते हैं। सर आप इस पे आपका क्या विचार, व्हाट इज लाइक आपने भी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी आई होप काम किया होगा अपने मेंटल हेल्थ पे। सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जो ऑडियंस हमें सुनते हैं कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, एज का जहां तक सवाल है, आजकल एज का थ्रेशोल्ड जो है डिप्रेशन को लेके वो और कम होता जा रहा है। पहले जो है वो 40s में या 50s में या 60s में लोग उम्र ढल जाती थी तो फिर डिप्रेशन भी धीरे धीरे उनको, मगर आज के दिन आप देखेंगे तो वो थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत पीछे पुश हो गया है। आपको 15-16 साल के बच्चे जो हैं वो भी आजकल डिप्रेशन में नजर आएंगे, और 30s में तो बहुत ही कॉमन हो गया, क्योंकि जॉब का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं जो हमें घेर लेते हैं। बिल्कुल। कहना सिर्फ मैं यही चाहूंगा कि अगर आप में जीने की एक तमन्ना है जो मेरे अंदर थी बहुत प्रबल, और आप अगर रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है, तो उसका इलाज करवाने से आप बिल्कुल शर्माइए नहीं, उसमें कोई संकोच नहीं करना है। यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मैंने भी लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप एकदम से सुपरमैन की तरह उठा और मैंने ऐसे सारी दवाइयां एक साइड पे गिरा दी और मैं एक सुपर मॉडल बन गया। एक प्रॉपर मदद लेके मेडिसिन की, साइकियाट्रिस्ट की, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की, मैं इस सारी चीजों के ऊपर काबू पा पाया। तो आप एक्सेप्ट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, और प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, सब कुछ एक दिन चले जाना है, तो उसको कृपया एंजॉय कीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। Absolutely. लाइक आई थिंक सर ये बहुत ही आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बिकॉज इससे बेटर आंसर हम नहीं लाइक
सोच सकते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हम ठीक रख पाए. वेरी नाइस. ओके सर, एक और क्वेश्चन है मेरा. सर, जिंदगी ने आपको क्या सीख दी और क्या सीख दे रही है और क्या सिखा रही है आने वाले टाइम पे? लाइक बताइए कुछ. सिर्फ एक ही सीख दी है मुझे जिंदगी ने, कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इस फैक्ट को हम जितनी जल्दी रिकग्नाइज कर लें, उतना ही हम लाइफ की वैल्यू जो है वो करने लग जाएंगे. ये बेकार की चीजों पे, जब मैं रोड पे निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इतना रोड रेज है, लोग आपस में लड़ रहे हैं जी. थोड़ा आप आगे जाएंगे तो आपको एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ हुआ दिखाई दे जाएगा जिसमें कोई बचा ही नहीं. तो मैं सोचता हूँ कि इतना लड़ाई झगड़े का, इतना भाग दौड़ का, इतना आपस में कंपटीशन का फायदा क्या है? जी. आपको एक ही लाइफ मिली है और प्यार से बड़ा जो है वो कोई और जज्बा है नहीं जी, तो क्यों नहीं आप उस को प्यार करते, खुद को प्यार करते, अपनी एनवायरनमेंट प्यार क्यों नहीं करते, अपने आसपास के लोगों को प्यार क्यों नहीं करते? तो लाइफ जो है, इट विल नेवर कम बैक अगेन. प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, एंड द बेस्ट यूज ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय इट. एंजॉय. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे एक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया. मॉडलिंग की बात कर लेते थोड़ा. आपको पता है मॉडलिंग के लिए लोग बहुत धक्के खाते हैं, स्पेशली यंगस्टर जो है एट द एज ऑफ आई थिंक 18 भी क्या 15-16 से शुरुआत कर लेते हैं अपनी ग्रूमिंग की. करेक्ट सर. आई थिंक बहुत ऐसे यंगस्टर हैं यहाँ पे जो मुझे सुनेंगे और वो भी ये अग्री करेंगे कि बहुत ज़्यादा स्कैम उनके साथ फेस होते हैं इन द नेम ऑफ मॉडलिंग. कि आप पैसे भरो, आपको मॉडलिंग असाइनमेंट मिलेंगे, आप ये करो, लाइक some compromising situation also they faced also. सर, आप उनको क्या लाइक सजेशन देना चाहेंगे अगर किसी ने शुरुआत करनी है मॉडलिंग की? देखिए, ऐसा कोई यहाँ पे, ये इतनी अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है कि ऐसा यहाँ पे कोई किसी को गाइड कर नहीं सकता कि आप इस पॉइंट से, ए पॉइंट से शुरू करो और आप उस इंसान के पास चले जाओ और वो आपको मॉडल बना देगा, और वो ऐसा कुछ नहीं है. दिस डिजायर टू बी अ मॉडल आजकल ये इतना ज्यादा कॉमन है कि इसी की वजह से सारे स्कैम्स जो हैं वो जन्म ले रहे हैं. बिकॉज जो स्कैमस्टर्स हैं, जो ये फ्रॉड्स हैं, डुप्लीकेट लोग हैं, दे डू रियलाइज कि इनको हर कीमत पे मॉडल बनना है और इनको पता कुछ नहीं है कि रिक्वायरमेंट या टैलेंट यहाँ पे क्या है. तो उसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं. तो ऑल आई कैन टेल यू इज कि हाँ, आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे. आपको अपने पोर्टफोलियो पे, अपने स्टाइलिंग के ऊपर, और मॉडल ग्रूमिंग के बहुत से स्कूल्स हैं. ऐसा एक स्कूल मैं खुद भी चला रहा हूँ. तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वहां से आपको गाइडेंस जो है वो करेक्ट सीख करनी पड़ेगी. मैंने इस लाइन के अंदर जो है डाइवर्ट किया, बिकॉज मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम कहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं. आई यूज्ड टू टेल देम कि मॉडलिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. यू हैव टू थिंक लाइक अ मॉडल. You have to think intelligently कि मेरी ग्रूमिंग क्या है, मेरी स्टाइलिंग क्या है, मैं वॉक कैसे करता हूँ, मैं कैमरे को फेस कैसे करता हूँ. और ये सब करते करते मुझे ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं खुद ये ग्रूमिंग क्लासेस जो है, क्योंकि मेरा एक नाम है, ये स्टार्ट कर दूं, जिससे बच्चों को कम से कम करेक्ट गाइडेंस जो है वो मिल जाए. तो आप करेक्ट लोगों के पास जाइए, करेक्ट जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं तो उसके लिए आपको फीस भरनी पड़ती है. आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वहां भी आपको फीस भरनी पड़ती है. तो आप इंटेलिजेंटली सोचिए और करेक्ट लोगों के पास जाके उनसे गाइडेंस लीजिए. इवन कई मैंने लोग देखे हैं जो अपना प्रोफाइल शुरुआत कर लेते हैं एज अ इंस्टाग्राम के पोस्ट डाल के एक शुरुआत. क्या वो सही है? क्या वो इज अ गुड थिंग? ठीक है, इज अ गुड थिंग, आपका प्रोफाइल दिखता है. क्या वो शुरुआत सही है, या उसके लिए भी आपको आपको लगता है कि वो शायद बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी एक प्रोफाइल है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको कोई इससे ज़्यादा दिखाना है? क्या रेशियो सही रहेगा? इंस्टाग्राम एक आपके टैलेंट को शो करने का आजकल एक बहुत बड़ा मीडियम है. जो इंस्टाग्राम रील्स है जी, स्पेशली वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके टैलेंट को शो करने का. और जैसे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं जी, हम लोग जो है इंस्टाग्राम से अर्न भी बहुत कर रहे हैं, बिकॉज लोग अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे थ्रू. उस प्लेटफॉर्म को कैसे इंटेलिजेंटली
यूज करना है, ये भी अगेन आपके ऊपर ही है। आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाइए, आप कुछ भी उसके ऊपर डालते रहिए, आप 24 घंटे इंस्टाग्राम पे रहिए, तो उससे आपका अपना प्रोफाइल जो है वो डाउन जाएगा। आप देखिए आपका टैलेंट क्या है, आप किस चीज को उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उसी काम को आप स्टिक कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप बहुत से वॉक के वीडियोस डालते हो जी ठीक है, आप हमेशा वॉक ही क्यों करते रहते हो? बिकॉज मैं एक मॉडल हूँ, जी वॉकिंग जो है वो मेरा प्रोफेशन है, और वैसे भी मैं पहले वॉक कर नहीं पाता था, तो अब मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने प्रोफाइल को अपने हिसाब से डेवलप किया है, और इसी तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि आपका कोर पैशन क्या है, और उस हिसाब से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को डेवलप कीजिए। बिकॉज मैंने कहीं देखे हैं जी, लाइक कहीं अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं, उसमें जस्ट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता ज़्यादा, लाइक कि हम रील डालें, कि हम एक अपने आप को ऐसे नहीं, मॉडल वर्ड के उनको स्पेलिंग भी नहीं आते, वो MODAL लिखते हैं, MODAL, और वो लिख देते हैं मॉडल MODEL। हाँ जी, कम से कम आप डिक्शनरी पे या गूगल पे चेक कर लीजिए कि मॉडल के स्पेलिंग क्या होता है, उसके बाद आप मॉडल बन गए। सो बहुत से ऐसे, बट ठीक है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको जो अच्छा लगता है वो इस पे कर सकता है। बस दूसरों को ट्रोल मत कीजिए, दूसरों को गंदे कमेंट करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। एक्चुअली वो अब तो ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब तो उसकी आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अच्छे मिलते हैं। पर थोड़ा लगता है, बोल के थोड़ा सा हैरानी होती है, बिकॉज जब मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक तरह के कमेंट्स जो है, नेगेटिव कमेंट्स, वो अलग अलग प्रोफाइल से आ रहे हैं। अगर आप उस प्रोफाइल को चेक करो तो उनके 0 पोस्ट है, 0 फॉलोवर है ना, तो वो सारे जो है ना, वो क्रिएट किए गए हैं आपके कंपटीटर्स या हेटर्स के द्वारा, जस्ट टू हेट यू एंड जस्ट टू राइट बैड कमेंट्स ऑन योर पोस्ट। तो इस तरह से अभी आपने मेरी प्रोफाइल तो देखी ही सर, आपको बहुत बुरा लगेगा जब आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, जब आप मेरे कमेंट सेक्शन देखोगे कि कितना गंदा लिखते हैं, कितना गंदा लिखते हैं। कोई बात नहीं, हमें चीजों पे वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस। हमें अपनी लाइफ जीनी है, जो जिसको जैसा लगता है वो करे। एक कहावत थी हिंदी की या शायद ऐसे फनी सी, कि जलतों को जलाएंगे और लड्डू पेड़े खाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो ये एक लाइक मैंने भी एक अभी कुछ रिसेंटली आई थिंक 1 साल हो गया मेरे एक पेज को मेरे को चलाए हुए। उससे पहले मेरा पेज था, तो मैंने सोचा कि एक अलग से एक पेज शुरुआत की जाए, बैड बॉय डांस ऑन व्हील, जो सिर्फ डांस की होगी ऑन व्हील से, है ना। मैं बनाता गया, मैं रील्स डालता गया। एक दिन खैर बादशाह ने शेयर कर दिया, है ना, उसको। अरे वाह। तो बादशाह ने अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर दिया। उसके बाद तो और अच्छा हो गया, तो लोग काफ़ी फिर जुड़े, फिर काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, फिर और डालता गया, मोटिवेशन काफ़ी मिलती गई। फिर एक दिन गणेश चतुर्थी थी, मैंने शायद उन दिनों में ही एक वीडियो डाल दी थी, जी, आई वाज क्वेश्चनिंग गॉड अबाउट माय एग्जिस्टेंस। मैं आपको सेंड करूँगा, आप देखिएगा। बिलीव मी सर, आई थिंक वो क्या था मुझे भी नहीं पता। उस वीडियो में नाना करते करते अभी तक that video crossed around 3.3 million. Wow, that's awesome. And उस वीडियो के बाद फिर मैंने साथ ही एक और भांगड़ा ऑन बीच मैंने करके एक स्टार्ट किया, like how to do भांगड़ा ऑन बीच, कि something like that ऐसे लिखा था। तो मैंने उसे भांगड़ा परफॉर्म किया, and that reel also crossed 2.3 million. And wow. And इससे ये पता लगता है कि कि सोशल मीडिया थोड़ा स्लो है, ठीक है, आपको लोग पहचानते हैं, धीरे धीरे पहचानना शुरू करते हैं, एंड वंस यू रीच दैट आप वो एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बिलीव मी सर, बिल्कुल, किसी टैलेंटेड इंसान को कभी दबा के रखा नहीं जा सकता। टैलेंट जो है वो हमेशा रहेगा अल्टीमेटली। एंड बिलीव मी, मैंने उस दौरान इतने सारे
कमेंट्स पढ़े सर, इतने डीएम्स आए मुझे, डीएम्स स्पेशली फॉर उन लोगों का जो शायद कहीं ना कहीं मेरी वीडियो अगर ना देखती या लाइक, तो वो कह रहे थे सर आपकी वीडियो हमारी आंखों के सामने आई, अदरवाइज हमने सुसाइड कमिट कर लेना, आपकी वीडियो ने हमें रोक लिया। सही बात है, और ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। जो इस चीज को है ना, मैं एक एज अपनी शाबाशी देता हूँ अपने आप को, कि अपनी पीठ थपथपाता हूँ कि मैंने लोगों की जिंदगियां कहीं ना कहीं बचा ली। सैल्यूट आप। तो मैंने जिंदगी बचा ली बहुत। मुझे इतना उस वक्त तो मुझे बहुत रोना सा आया कि मैंने ना जाने लाइक अनजाने में या जाने में किसी की जान बचा ली। वो मतलब मैं कभी एक लाइफ में सोच नहीं सकता कि आई कैन सेव समबडी लाइफ, और एक नहीं दो कमेंट ऐसे, दो ऐसे एग्जांपल्स हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव उससे अप्रोच से, वी कैन हेल्प मेनी पीपल। तो ये तो है ही है। ये चीज देख के मुझे बहुत ही ज्यादा शौक हुआ। अभी भी कभी कभार मुझे कमेंट करते हैं कि थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ, थैंक यू। और जो लोग बुरे कमेंट्स करते हैं, जो ट्रोल करते हैं, उनको इनफैक्ट हमारी स्टोरी का पता ही नहीं है। वो बस उसी रील को देख के और एक ट्रेंड बना हुआ है, देखो नो कि हम क्या स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या अचीवमेंट है हमारी, और वो जो बातें लिख रहे हैं वो हमारे लिए कोई मायना रखती ही नहीं है बिल्कुल। सो ये है। अब मुझे मतलब मेरे मरने के लिए लोग इतनी दुआएं मांगते हैं मेरे कमेंट्स में कि कब मरोगे, तो मुझे लगता है कि यार इन लोगों को ना इनफैक्ट पता ही नहीं है कि हम लोग ऑलरेडी हम मौत को हरा के और जीवन से जीत के हम इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो ये लोग क्या दुआएं मांगेंगे हमारे लिए, इनमें वो बात ही नहीं है। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, अरे ये गिर क्यों नहीं जाता, ये अपनी वीक से क्यों नहीं गिर जाता, ये अभी भी जिंदा है, ये अभी भी ऐसे कर रहा है, इसको मौत नहीं आई क्या? ऐसे कमेंट्स आते हैं सर, मैं क्या बताऊं। आई फील सैड, आई फील पिटी फॉर you should not feel sad, never feel sad about these पिटी फील होती है उनके लिए। यार लूजर्स, पिटी नहीं, आप ध्यान ही मत दो इन बातों पे, ध्यान मत दो। ऐसे अगर कोई जीने मरने लग गया ना भाई फिर तो सारी जिएगी और रोज मरेगी, किसी के कहने से थोड़ी कुछ होता है ना। बिल्कुल इस पे ध्यान मत दीजिए बिल्कुल। सो सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इसी पे था, सोशल मीडिया आप और मेरे जैसे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज हम यहाँ से हम उठे हैं। राइट, आपके लिए कोई मैसेज है उन ट्रोलर्स के लिए, या जो इस टाइप की सोच रखते हैं घिनौनी, या सिर्फ उनको ये मजा आता है टू हैव प्लेजर कि इसको लिखो? मैं इनको डिफाइन करना ही नहीं चाहता, इनके लिए मैं कोई रिएक्शन या कोई बात देना ही नहीं चाहता बिल्कुल। हाँ, मन में जरूर आता है कि गो गेट अ लाइफ बेबी, बस इतना ही। इससे ज्यादा मैं इस पे अपनी कोई टाइम और एनर्जी उनके ऊपर वेस्ट करना ही नहीं चाहता बिल्कुल। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है सर, is there any message you want to give to the society from this platform, जो आपको सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, 100%. My biggest message is to everybody, live and let live. इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। खुद भी अच्छे से जियो, बाकी सबको भी अच्छे से जीने दो। इसके अलावा कोई और मैसेज नहीं है मेरे पास बिल्कुल। ओके, well, ये थे मेरे आज के सर क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा मेरे से बात करके, कॉन्वर्सेशन। Yes, I love the interaction with you. I love to interact with people who have overcome their struggles. And in fact, सुबह ही मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात सुन के। मैं रात को थोड़ा सा, आपको पता है कि मैं बीमार चल रहा हूँ, तो I had a little bit of back pain and headache. तो सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि यार जब मैं पुलकित की तरफ देखता हूँ तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम्स तो एकदम से वैनिश हो जानी चाहिए। बिकॉज कुछ लोग अपने डे टू डे लाइफ में एवरी डे इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं जो हमें कभी कभी होती है ना। तो वो लोग हमारे लिए एक एग्जाम्पल होने चाहिए, और ठीक है आगे बढ़ते रहना चाहिए, इग्नोर करके, हिम्मत करके, ओवरकम करके। वी शुड बी फाइटर्स एंड सर्वाइवर्स लाइक यू। थैंक यू सर। एंड आई थिंक एवरी डे इज अ फाइट। हर दिन एक फाइट है अपनी लाइफ से, एंड एवरी डे इज अ न्यू विक्ट्री। एवरी डे एक न्यू विक्ट्री। हर दिन एक आपको सीख देती है, लेसन देती है कि
मैंने क्या सीखा या मैंने क्या आज अचीव किया, मेरा दिन प्रोडक्टिव था या नहीं था, कि मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दिखाया या किसी से कुछ खराब तो नहीं कह दिया। कभी कभार रात को ऐसे विचार आते हैं सोते वक्त, यार मैंने आज कुछ गलत तो नहीं किया, आज मैंने सही है बिल्कुल। वो रिव्यू करना बहुत नेचुरल है अपने आप को ना, अपने दिन को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आज का दिन कैसा गया, आज अच्छा था क्या, मैंने किसी नए पर्सन से बात करी, क्या उसको मुझसे बात करके अच्छा लगा, या मैंने उसको कहीं ज़्यादा ही हार्श तो नहीं कह दिया बातों बातों में। तो ये ऐसे ऐसे विचार जब आते हैं ना रात को, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार पता नहीं, ठीक है अपनी स्ट्रगल तो अलग होती है, पर किसी और की स्ट्रगल को हमने ज़्यादा जज तो नहीं कर लिया। तो एक बार ऐसे विचार, वही अच्छे इंसान की यही निशानी है। तो बस वही है। तो थैंक यू सर, ये था मेरा आज का पॉडकास्ट आपके साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टाइम निकालने के लिए, बीमार होने के बाद भी ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। No, I had great fun. I had a beautiful interaction with you. Thank you so much for having me on this show. तो बस यही था मेरा आज का शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड जाते जाते मैं यही बोलता हूँ, ध्यान रखना एंड दुआ में रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।